मैं बलवंत सर और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ लेखक, पाठक और हमारे सीनियर्स श्रीनिवास जोशी जी, आरसी शर्मा जी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। पिछले दिनों हमने नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से यहाँ एक नेशनल बुक फेयर के आयोजन का प्लान किया था, जिसको माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उसका उद्घाटन होना था। और उसमें जो उद्घाटन का सेशन था उसमें इस किताब को हमने रिलीज़ करना था और ये इसका लोकार्पण जो है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा बुक फेयर के फर्स्ट इनॉग्रल सेशन में होना था 24 तारीख को। पहले 23 को था, लेकिन फिर एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन करा था 24 को। मगर अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 31 का शिमला का तय हुआ, उसकी वजह से वो बुक फेयर 24 मई से 2 जून तक होने की बजाय अब वो पोस्टपोन हो गया। तो रेखा मैम की लेकिन इच्छा ये थी कि हम इसको अभी करें और जितनी जल्दी हो सके उस दिन कर दें। और इन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका लोकार्पण करूं। हालांकि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि ये मौका इन्होंने मुझे दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ। आमतौर पर हम लेखक को जिसको पढ़ते हैं उससे मिलते नहीं, या हम जिन लेखकों को जानते हैं उनको किताब के ज़रिए या जो उन्होंने लिखा है उसके ज़रिए जानते हैं। व्यक्तिगत रूप में उनको या तो बाद में जानने का मौका मिलता है या जानते ही नहीं। इस मामले में उल्टा है। मैं बचपन से रेखा मैम और बलवंत सर को जानता हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे पिताजी के साथ रेखा मैम और बलवंत सर पढ़ाते रहे हैं। और जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से इन्हें जानता हूँ। बाद में जब हम कॉलेज में आए तो मैम से पहले बलवंत सर से हमारा परिचय हुआ, क्योंकि यूथ फेस्टिवल के दौरान वो डिफरेंट कॉलेज से टीम लेके आते थे। हम लोग शिमला से जाते थे, तो वहाँ बार बार उनसे हम मिलते रहे, घर में मिलने के अलावा। उनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि जब पहली बार हम लोग उनसे मिले तो एक इच्छा हुई कि इनके पाँव छूने चाहिए। वो मैं आज तक छूता हूँ उनके पाँव। मैम के पाँव मैंने आज तक नहीं छुए, लेकिन सर जब भी मुझे कभी मिले तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इनसे बात करनी हो तो पहले पाँव ना छुए जाऊँ। 1985-86 में जब आप बालूगंज में रहते थे, तब एक बार सर ने मुझे घर बुलाया, तो मैं घर गया तो मुझे लगा अगर कोई घर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ किताबें ज़्यादा थी और बाकी चीज़ें थी नहीं। और इतनी ज़्यादा किताबें थी कि उसके बीच में किसी दूसरी चीज़ को ढूंढना मुश्किल लग रहा था। और सर ने मुझे एक किताब भी पढ़ने को दी उस समय, और ये कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना हो तो ओशो को पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना शुरू करो। ये मुझे याद है, इन्होंने 1984 या 85 की बात है सर, जब आपने मुझे बालूगंज में ये कहा था। मेरा परिचय सर से पहले हुआ, फिर मैडम से हुआ एक राइटर के तौर पर। फैमिली के तौर पे तो पहले से था। जब हम कॉलेज में थे तब इनकी किताब छप के आई थी, अपने हिस्से की धूप, मेरा ख्याल। उस समय हम तो संजौली कॉलेज में पढ़ते थे, तो प्रोफेसर अवतार एंगल हमारे यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, और उनकी भी किताब उसी दौरान छपी थी। उस समय बहुत से ऐसे अध्यापक थे जो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, हिंदी में लिखते थे, और कॉलेज की जो ड्रामेटिक सोसाइटी है या डिबेट सोसाइटीज़ हैं उनको हेड करते थे, और स्टूडेंट्स को इनकरेज करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं आज ये ऐसा तो है, अपना वक्त सबको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ आज कि उस समय जो इंटर क्लास कंपटीशन हुआ करते थे, आज के यूथ फेस्टिवल से कहीं बेटर क्वालिटी के हुआ करते थे। मैं उस समय के हिसाब से कह सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो टीचर्स थे,
ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा नहीं कि वो लिख के देते थे कुछ, लेकिन जिस तरीके से वो मोटिवेट करते थे और जिस तरीके से और जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करते थे, चाहे वो आपको पढ़ाते ना भी हों। वो ज़रूरी नहीं था कि वो आपके क्लास टीचर हों या वो विषय आपको पढ़ाते हों, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा सामान्य था कि कोई अध्यापक आपको कॉलेज के कैंपस में मिलें और रोक के कोई सलाह दे दें कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या मैंने फलां चीज़ तेरी देखी हो ज़्यादा अच्छी है तो ये क्यों नहीं करता। वो स्टूडेंट सिंगर भी हो सकता था, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता था, लफंगा भी हो सकता था, पोइट्री लिखने वाला भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो एक राइट था किसी भी राइटर टीचर का कि वो किसी भी स्टूडेंट को पकड़ के कुछ भी कह सके, और ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो उस दृष्टि से भी मैं आपका स्टूडेंट हूँ दोनों का, हालांकि डायरेक्टली तो मैं कभी आपसे नहीं पढ़ा। तो किताब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। प्रोफेसर मीनाक्षी पॉल ने और विद्यानिधि छात्रा जी ने इस पर विस्तृत बात कर ली है, लेकिन ये कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, इसमें से कुछ मैंने पहले पढ़ी थी, अभी मैम ने मुझे किताब भेजी थी तब मैंने दोबारा से पढ़ी। हालांकि इनका टाइटल गुमशुदा है और दोनों समीक्षकों ने कहा है कि ये गुमशुदगी की कहानियाँ हैं। मुझे लगता है ये गुमशुदगी की नहीं, ये अपने आप को ढूंढने की कहानियाँ ज़्यादा हैं। इसमें आप गुम नहीं होते, डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या ढूंढते हैं या आपको क्या मिल जाता है इनको पढ़ते हुए। और यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि इनको एक बार नहीं, आपको 2 बार 3 बार 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 आपको धीरे धीरे रुक के पढ़ना होगा, क्योंकि ये है बड़ी सीधी सादी कहानी, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी जैसे कहा जाता है कि इसमें फ़लसफ़ा ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बड़ा मुश्किल बनाने की कोई कोशिश नहीं है, सीधी कहानियाँ हैं, मगर इनको आपको एक बार से ज़्यादा पढ़ना होगा ये जानने के लिए कि इनमें क्या कहा गया है। सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं समझता हूँ सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो एक कहानी है जो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप वाली कहानी है, उसका सच, ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने की व्यर्थता को महसूस करता हो अपने समय में, तो उसको ये ज़रूर रिलेट कर सकता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका फ़ायदा है। वैसे भी आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें, जो हमने पढ़ा है ज़्यादातर उसकी कोई ज़रूरत तो लगती नहीं। अब तो शायद हमें नंबर भी याद नहीं होंगे हमारे कितने आए किस सब्जेक्ट में, कोई पूछता भी नहीं, और अगर पूछ भी लेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि एज यू ग्रो ओल्ड यू बिकम अनएम्प्लॉयबल फॉर एनीथिंग, एंड डिग्री बिकम्स टोटली नॉट इवन अ पीस ऑफ पेपर, इट्स मे बी देयर समवेयर, लेकिन उसका कोई ना कोई पूछ रहा है, ना उसका कोई वैल्यू है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं उस समय जिस तरह से उसकी वैल्यू बताई जाती है और जिस तरह से आपको समझाई जाती है, और एक टीचर जो सालों साल मैकबेथ या वेस्टलैंड या इडियट की कविताएं या कोई और या कोई नॉवल एक साल दर साल अगले बैच को पढ़ाते चले जाते हैं, उनकी और उनके एक स्टूडेंट की जो रेबेल करता है इसमें कि ये सब का क्या फ़ायदा, मेरी एक अपनी ज़िंदगी है, इसको तो आप पूछ नहीं रहे, मैं क्लास में क्यों नहीं आया, मेरे 75% जो लेक्चर हैं वो पूरे नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए, इससे तो आपको कोई सरोकार है नहीं। बट टीचर की भी लिमिट है, उसको 75% जो लेक्चर्स हैं वो चाहिए, तभी एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल होगा स्टूडेंट। तो इसके बीच में जो 2 पर्सनालिटीज़ हैं, जो जैसा मीनाक्षी मैम ने कहा कि 2 मन हैं, 2 सोचने वाले लोग हैं, 2 जिंदगियां हैं, 2 लोग हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो इस कहानी में बहुत अच्छे से कम मैं तो ज़रूर बहुत अच्छे से उससे रिलेट कर पाया। उसके अलावा जैसा विद्यानिधि जी ने कहा कि राजनीतिक कहानियाँ नहीं लिखती, ऐसा कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हमारे यहाँ बड़ा सोच ऐसी है कि राजनीतिक कहानी मायने जब तक आपका
पात्र जो है वो झंडा ना उठाए, कोई नारे ना लगाए, किसी दो चार लोगों का सिर ना फोड़ दे, या ये ना कहे कि मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ और मैं किसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से संबंधित हूँ, लेफ्ट या राइट, तब तक वो राजनीतिक कहानी नहीं बनती। लेकिन ये जो 2 मिनट का मौन है, ये न सिर्फ सोशल बल्कि पॉलिटिकल कहानी है जो हिंदुस्तान की रियलिटी को बड़े आराम से बताती है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी गए हैं, लेकिन क्योंकि कभी आपने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी, इसलिए आप कॉलेज की प्रिंसिपल होने के बावजूद इसको आज तक सुनने के लिए अभिशप्त हैं कि इसने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, क्योंकि वो अलग कास्ट के हैं, इसलिए उनको सुसाइड करना पड़ता है। वही हमारी सोसाइटी में रास्ता है उनको इकट्ठा रहने का। और ये तब है जबकि हम रोज़ टीवी पे 2.5-3 घंटे 4 घंटे घटिया से घटिया फिल्म देखते हैं। उसमें हम हर किस्म की वायलेंस, सेक्स, इमोरलिटी को देखते चले जाते हैं। हमारे तमाम फिल्मी गाने ऐसे हैं जिसके ऊपर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकते हो। कोई गाना ऐसा नहीं है जिसको कानून के मुताबिक कोई लड़का जो है किसी लड़की को देख के गा सके, क्योंकि वो सारे ऐसे हैं जो एक्ट के हिसाब से वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी हैं। उसको आप लेकिन हम जो गाते हैं, हम सुनते हैं, उनको गुनगुनाते हैं। अभी समर फेस्टिवल होगा, आप देखिए, हम लोग बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे ही घर में अगर हमारा लड़का या लड़की किसी दूसरी कास्ट में शादी करना चाहता है तो हमें अपना ब्राह्मण होना, राजपूत होना, क्षत्रिय होना, चमार होना, तरखान होना सब याद आ जाए, और दूसरे आदमी का खानदान भी याद आ जाए। ये इस सोसाइटी की रियलिटी है जिसमें हम 2022 में रह रहे हैं, जिसको हम बड़ा गरिमापूर्ण तरीके से याद करते हैं, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को विश्व गुरु के रूप में। क्योंकि 2 लोग शादी नहीं कर सकते इस देश में अगर उनकी कास्ट अलग हो, या अगर उनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा अलग हो, या उनकी उम्र में कोई बहुत ज़्यादा फर्क हो, या वो कास्ट भी एक हो लेकिन एक नॉर्थ इंडियन हो और दूसरा ईस्ट इंडियन हो, या कोई साउथ इंडियन हो, वो वेस्ट इंडियन से शादी कर ले, तो ये बड़ी भारी मतलब ये कैटास्ट्रॉफी है इस देश में, त्रासदी है, ये बड़ा ट्रेजेडी है कि 2 लोग जो हैं वो कैसे। और ये तब है जब हमारा सारा डिस्कोर्स जो है वो थर्ड रेट है, जो पॉपुलिस्ट डिस्कोर्स है वो थर्ड रेट है। उसके बावजूद 2 यंग लोग जो हैं जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए सुसाइड एक रास्ता है। तो ये स्टोरी मैं समझता हूँ कि इस ट्रेजेडी को टच करती है, और अगर इनको पढ़ने के बाद हम इस आइडिया से बाहर नहीं आ सकते कि ये जो इनके साथ हुआ वो सही हुआ, इस आइडिया से बाहर नहीं आ सकते और उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर कमी हमारे में होगी, इस स्टोरी में या इसके उसमें नहीं होगी। बाकी स्टोरीज़ के बारे में भी बात कर ली है सबने, तो मैं ज़्यादा नहीं कह